क्योंकि आप में से कई लोग जानते नहीं होंगे पर इस्लाम में भी कास्टिज्म है। आपको कि वो पसमंदा मुस्लिम्स को बीजेपी का वोटर बनाने की कोशिश, जो दिल्ली के निवासी हैं, उनसे पसमंदा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, पसमंदा मैंने तो इसके बारे में सुना ही नहीं है। पसमंदा का मतलब क्या है, इस चीज को समझने के लिए हमें मुस्लिम्स का कास्ट सिस्टम समझना होगा। ये बात बड़ी जरूरी है, ये मत कहिएगा मैं किसी पे पर्सनल कमेंट कर रहा हूँ। दो तरह के मुसलमान हुए, पसमंदा और अशरफ। अशरफ हमको तो अशरफ कह के फॉरेनर बता दिया जाता है। रंगरेज पसमंदा कन्वर्ट्स में आते हैं, तो आज ये कन्वर्ट इतने बड़े हो गए कि ये इस्लाम के सबसे बड़े मरकज मक्के और मदीने को हिल। इस्लाम में जात पात के मौजू पर इसने एक प्रोग्राम किया है, 1 घंटे का, वो लिंक मेरे पास आया हुआ है। यानी हैरत की बात यह है कि जिन लोगों का पूरा सिस्टम ही ये है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हो, ब्राह्मण और शूद्र और दलित वगैरह वगैरह, वो प्रोग्राम कर रहे हैं इस्लाम में जात पात के निजाम पर, और मॉडल बना रहे हैं मुसलमानों के जाहिल तबके को कि जो इस निजाम को तरवीज देने में आगे आगे शामिल है। तो ये इसको कहते हैं हम अपोलोजेटिक बिहेवियर, कि आपके यहां घर में असल ये प्रॉब्लम है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बर्रे सगीर में, इंडिया पाकिस्तान में जो जात पात का निजाम और जो प्रॉब्लम आई है, ये दरअसल हिंदुओं से आई है। यानी हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ एक अरसे से 1100-1200 साल से साथ में रहते आ रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें उन्होंने हमसे सीखी और कुछ हमने उनसे सीखी। उनकी भी ऐसे नहीं है कि कोई अच्छी बात नहीं होगी। यानी जब मुआशरे एक साथ परवान चढ़ते हैं तो इस तरह की चीजों का एक्सचेंज होता है। इसी तरीके से हमने उनसे जो बुरी बातों में से चंद बुरी बातें सीखी, उनमें यह जात पात वाला सिस्टम है। यह सिस्टम हमारे यहां आया उधर से है। लिहाजा आप ये क्वेश्चन करना कि यह मुसलमानों के यहां है और यह मजहबी मसला है, यह गलत है। अब आ जाएं आप फिक़ह की किताबों में क्या लिखा हुआ है। देखिए, फिक़ह की किताबों में यह मसला कहां मिलता है, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो पसमानदा बिरादरी का जो मूवमेंट है, ये भी अजीब व गरीब लोग हैं। मुझे आज तक इसलिए समझ में नहीं आया कि इन लोगों का मसला मुआशरती है, यानी एक सोशल मसला है, लेकिन उसको वो मजहबी मसला बनाकर चलते हैं। और सारे के सारे वो लोग हैं कि जिनको मजहब की अलिफ नहीं पता है, उनको न बा पता, याक तो भूल जाइए। तो ये एक मुआशरती मसला है और उसको, सोशल मसले को सोशल अंदाज में सुलझाना चाहिए। रही बात कि फिक़्ह में यह मसला जो लिखा हुआ है कि मसलन अजमी कोई शख्स है तो उसके लिए, और अरब कोई लेडी है तो दोनों एक दूसरे के कुफू नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, मैच नहीं है, परफेक्ट मैच। इसका जवाब यह है कि यह मसला किताबुन निकाह में, यानी जो निकाह के जहां मसाइल आते हैं वहां लिखा हुआ है, और यह मसला कुफू का मसला है। कुफू एक सोशल इशू है, यह कोई रिलीजियस इशू नहीं है, बल्कि एक सोशल इशू है कि कुफू से मुराद सिर्फ जात पात और बिरादरी नहीं है, बल्कि वहीं जो फिक़्ह की किताबें, उसी में साथ में ये भी लिखा हुआ है कि मसलन अगर कोई लड़की इतर फरोख्त करने वाले की बेटी हो और लड़का मसलन लुहार हो, यानी उसका काम भट्टी के ऊपर बैठकर लोहे को मारना हो, लोहे को गर्म करना हो, या इस तरह का कोई दूसरा काम हो, मसलन कि जहां मर्द जब घर पे आता हो तो उसके कपड़े गंदे और उसके जिस्म से बदबू आ रही हो, और लड़की पूरी जिंदगी इतर फरोश के यहाँ पैदा हुई, पली बढ़ी, तो उसका जो माहौल है वो दूसरा है, तो दोनों एक दूसरे के कुफू नहीं है। तो अब इतर बेचने या लोहा बेचने का जात पात से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों, यानी निकाह हेल्थी उस वक्त रहेगा जब दोनों, मर्द और औरत ही नहीं बल्कि दोनों खानदान की जहनी हम आहंगी एक दूसरे से होगी। अब ये चीज जात पात में मुनहसिर नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक बहुत सारी चीजों से है। इसका ताल्लुक पैसे से भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल से भी हो सकता है। आप मगरबी ममालिक में चले जाएं जहां मुसलमान है, मुसलमान सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं है, मगरबी ममालिक में वही मुसलमान जो इंडिया पाकिस्तान से आए हैं। इन ममालिक में जहां हम रहते हैं, मैं जहां रहता हूं, यहां पर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है जो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है और दुनिया के दीगर मुख्तलिफ ममालिक से है। यहां शादी में जात पात को नहीं देखा जाता, यहां देखा जाता है तालीम को। चूंकि यहां पर जात पात कंपैटिबिलिटी का इशू ही नहीं रहा। वजह उसकी यही है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो इस वक्त गैर मुस्लिम, यानी जो ईसाई हैं या जो गोरे हैं, उनके साथ उनका रहना सहना है, और उनकी बहुत सारी दूसरी बुरी आदतें शायद हमने कबूल कर ली हो, लेकिन ये वाली बुरी आदत जात पात की उनके यहाँ नहीं है। इसलिए मुसलमान इन चीजों से निकल गए। चूंकि इस्लाम में तो ये पहले थी ही नहीं, मुआशरे की वजह से आई थी, तो उस चीजों से निकल गए। अब वो ये देखते हैं कि लड़की अगर अच्छी तालीम याफ्ता है तो लड़का भी तालीम याफ्ता होना चाहिए, लड़की अगर एक खाते पीते घराने से आई है तो लड़का भी खाते पीते घराने से होना चाहिए, उसकी अच्छी जॉब होनी चाहिए ताकि कंपैटिबिलिटी रहे। तो ये इशू इस्लाम का नहीं है, बल्कि ये कंपैटिबिलिटी का इशू है कि दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच हो ताकि ये निकाह हेल्थी रहे और यहां तलाक की नौबत ना आए। चूंकि बर्रे सगीर में और उस जमाने में जात पात हिंदुओं की वजह से मुसलमानों में आ गई और इस चीज को
अहम समझा जाता था, फख्र की बात समझा जाता था, आज भी कुछ इलाकों के अंदर समझा जाता है। तो अगर ये बात है तो इस्लाम ये नहीं कहेगा कि नहीं जात पात को बुनियाद बनाकर ही तुम एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी पैदा करो। उसने कुफू की बात की है। अब कुफू मुआशरा जिस चीज को कुफू बना ले वही कुफू है। तो ये मसला मुआशरे का है, न कि इस्लाम का। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब आपकी बात कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस आपने जिक्र की है, दरअसल ओरिजिनली जो हदीस है वो ये है कि अल अइम्मतु मिन कुरैश, के इमाम जो होंगे वो कुरैश में से होंगे। इस हदीस का क्या मतलब है? इस हदीस के दो माना है। पहले माना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इत्तला दी है कि आपके बाद जो अइम्मा यानी खुलफा होंगे वो कुरैश में से होंगे। यही वजह है कि खुलफाए राशिदीन चारों के चारों कुरैश में से थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और अली रदी अल्लाह अन्हुम चारों के चारों कुरैश में से आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला के मुताबिक, गोया कि आपने एक जिस तरह बहुत सी क़यामत की अलामतों को जिक्र किया, आगे आने वाले वाक़यात को जिक्र किया, उनमें से एक वाक़या ये भी है कि कुरैश में से आने वाले अइम्मा होंगे। पहले माना तो ये है और बड़ी तादाद में मुहद्दिसीन ने यही माना लिए हैं। दूसरे माना इस हदीस के जो इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने लिए हैं वो ये कि चूंकि लीडरशिप की क्वालिटी उस जमाने में जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस इरशाद फरमा रहे हैं, तो पूरे जजीरतुल अरब में जितने कबाइल हैं उनमें जो लीडरशिप की क्वालिटी है सबसे ज्यादा वो कुरैश में थी। और सिर्फ इस्लाम आने के बाद नहीं बल्कि इस्लाम से पहले भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले ही कुरैश में लीडरशिप की क्वालिटी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि अगर किसी को खलीफा बनना है तो उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो कुरैश में थी, यानी उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज हो, तब वो खलीफा उसको खलीफा या खिलाफत का मुस्तहिक समझा जाना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इस हदीस से यह समझना कि नहीं इससे जात पात का निजाम प्रमोट किया गया है और इससे यह निकाला गया है कि इदारों के जिम्मेदार भी कुरैशी होंगे, यानी सैयद और शयूख होंगे, और इसी तरीके से जमातों के जिम्मेदार भी सैयद और शयूख होंगे, ये इससे नतीजा निकालना यह गलत है। अलबत्ता इतना जरूर है कि मैं किसी खास खानदान या बिरादरी के ताल्लुक से बात नहीं कर रहा हूं, यानी जो इस्लाम ने एक कुफू का मसला रखा और कुफू को बुनियाद बनाकर जात पात को कुछ लोगों ने कुफू में शामिल कर लिया, उसकी एक बहुत वजह, और ये भी सोशल मसला है, ये कोई मजहबी मसला नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सी आदतें खानदान से ऊपर से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई चली आती हैं। तो अगर औरत किसी ऐसे खानदान की है कि जिसको मुआशरे में अच्छा समझा जाता है, यानी अच्छा किस बुनियाद पर, पैसे और तालीम की बुनियाद पर, तो उनके यहाँ कुछ आदात रहन सहन का अंदाज मुख्तलिफ होगा। दूसरी तरफ जो ऐसे लोग हैं कि जो कोई लड़का ऐसा है जो ऐसे घराने से आता है कि जहां पैसे की कमी रही, तालीम की कमी रही, गुर्बत रही, तो उनके यहाँ जो रहन सहन और आदात होंगी वो दूसरे अंदाज की होंगी। तो लड़की का अपने माहौल से हटकर दूसरे माहौल में एडजस्ट करना ये मुश्किल हो जाता है। इस मसले का सिर्फ इतना ही मतलब है, इसके अलावा कोई दूसरा मतलब नहीं है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो सो कॉल्ड पसमानदा, यानी ये लोग अपने आप को पसमानदा बिरादरी भी कहते हैं, ये भी एक मसला है कि जो सो कॉल्ड पसमानदा अपने आप को कह रहे हैं उनको खुदा न खास्ता फिक़्ह हनफी में या इस्लाम में सेकंड दर्जे का सिटीजन कहा गया हो, और जो शयूख और सादात हैं उनको फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट लेवल का सिटीजन कहा गया हो, ऐसा नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मसलन लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये क्या बात है कि सिर्फ सिद्दीकी ही हैं, फारूकी हैं, अलवी हैं, उस्मानी हैं और जनाब सादात हैं और बाकी सहाबा की औलाद क्या इंडिया पाकिस्तान में नहीं आई? तो ये इसका मैं आपको जवाब दूंगा, ये है कि जब इंडिया में बर्रे सगीर में इस्लामी हुकूमत थी और मुगल बादशाह थे या उसके दूसरे खानदानों की बादशाहत थी, तो एक बड़ी तादाद में मुसलमानों का माइग्रेशन इंडिया में हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, जाहिर है कि जब मुसलमानों की हुकूमत होगी तो तरक्की याफ्ता ही होगी, तो तरक्की याफ्ता मुल्क था। तो सिंध से, और सिंध भी तो बल्कि इंडिया में था, सिंध से ऊपर जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बुखारा, यहाँ पर पहले हिजरत हुई थी इराक से हिजरत करके ये लोग खुरासान आए, मुसलमान खुरासान से आगे गए, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बुखारा, समरकंद, वहां से फिर हिजरत करके सिंध आए, सिंध से पूरे इंडिया के अंदर फैले हैं। अब होता यह था कि उस जमाने में जब इस तरह के खानदान के लोग आते थे जो अपने आप को ये कहते थे भाई हम हजरत अबू बकर की औलाद हैं या हम सादात में से हैं, तो उस वक्त के जो बादशाह हुआ करते थे, जो ना सादात थे, न उस वक्त के बादशाह सिद्दीकी थे, न उस्मानी थे, ये सारे बादशाह खुद आजमी थे, तो वो लोग उनकी इज्जत और एहतराम में उनके नाम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां लिख दिया करते थे, पूरे पूरे गांव उनके नाम हो जाया करते थे। अब प्रॉपर्टी का उस खानदान में बाकी रहने का सिर्फ एक तरीका था, वो ये था कि जो भी अगली नस्ल हो या जो भी उनके यहाँ औलाद हो उसका नाम शजरे में चढ़े, वो शजरा
جو بھی گورنمنٹ آفس ہے اس میں محفوظ رہے تاکہ باپ کے گزرنے کے بعد پراپرٹی آٹومیٹکلی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے. اس طریقے سے ان لوگوں کے شجرے محفوظ رہے. اب اگر اچھا انصاری جو حضرات ہیں یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد یا اسی طریقے سے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی اولاد, ان کے بھی کچھ خاندان انڈیا میں ہیں. تو یہ لوگ آئے تو چونکہ ابو ایوب انصاری کا ایک مقام سب جانتے ہیں کہ میزبان رسول ہیں, تمیم داری رضی اللہ عنہ کا مقام سب جانتے ہیں, تو ان کی اولاد کو بھی بڑی بڑی پراپرٹیز دی گئیں اور جس کی بنیاد پر یہ خاندان باقی رہے چونکہ شجرے باقی رہے. پھر ہوا یہ کہ جو دوسرے تھے یعنی جو ان مشہور صحابہ کی اولاد نہیں تھے وہ بھی آئے, ان کے نام یا تو پراپرٹیز نہیں کی گئی مغل بادشاہ یا مسلمان بادشاہوں کی طرف سے, یا کی گئی ہوں گی تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں کی گئی. تو یہی وجہ تھی کہ ان کے خاندانوں میں شجرے باقی نہیں رہے. لیکن مائگریشن دونوں طرح کے لوگوں کا ہوا ہے. اب آج کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی سارے, ایسی بھی کیا بات ہے کہ صدیقی عثمانی اور فاروقی اور سادات سارے انڈیا میں بستے ہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شجرے محفوظ رہ گئے اور دوسروں کے شجرے اس بنیاد پر, اس مادی وجہ سے محفوظ نہیں رہے. تو صرف اتنا ہی مسئلہ ہے, یہ ایک سوشل ایشو ہے, یہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے.